हेलो, मेरा नाम रोहन पुरोहित है और मुझे इस साल की नीट परीक्षा में सेकेंड रैंक आई है विद 690 मार्क्स आउट ऑफ 720। मैंने फ़िज़िक्स में 160 स्कोर किए, केमिस्ट्री में 180 स्कोर किए और बायोलॉजी में 350 स्कोर किए। तो आज मैं आपको डीकेटी पे बताना चाहता हूँ मेरी नीट की प्रिपरेशन के बारे में। और उसके पहले मैं आपको नीट का एक ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे आप सब लोग जानते होंगे, नीट 720 मार्क्स का होता है, उसमें 180 क्वेश्चंस होते हैं। ईच क्वेश्चन इज़ ऑफ 4 मार्क्स। नेगेटिव मार्किंग भी होती है, +4 -1। अगर आपका एक आंसर गलत जाता है तो यू लूज़ 5 मार्क्स, अगर करेक्ट होता है तो आपको मिलते हैं 4 मार्क्स। तो अभी मैं आपको बताऊंगा मेरे ओवरव्यू प्रिपरेशन के बारे में कि मैंने कौन से सब्जेक्ट्स पे और कैसे कैसे फोकस किया मैंने। तो पहले बात करते हैं फ़िज़िक्स की। तो फिज़िक्स में जैसे मैकेनिक्स टॉपिक है। मैकेनिक्स टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसमें बहुत सारे बेसिक्स इन्वॉल्व रहते हैं। जैसे जो आप मैकेनिक्स में सीखते हो वो आपको बाकी टॉपिक्स में भी अप्लाई करने पड़ेंगे। जैसे जो मैकेनिक्स में सीखते हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी में भी अप्लाई करना पड़ेगा, मैग्नेटिज्म में भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैकेनिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपको स्टार्टिंग में टीच करेंगे, तो उसके ऊपर थोड़ा फोकस ज़्यादा रखना चाहिए। और मैंने भी मैकेनिक्स में थोड़ा फोकस ज़्यादा किया था। और ऑप्टिक्स एक और टॉपिक है फिज़िक्स में जो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो सकता है वो टॉपिक, साइन कन्वेंशन की वजह से और वगैरह। तो ऑप्टिक्स में भी आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना चाहिए। बाकी सारे टॉपिक्स फिज़िक्स के, जैसे मॉडर्न फिज़िक्स एक टॉपिक है, उसमें क्या होता है कि उसके जो प्रॉब्लम्स होते हैं बहुत आसान होते हैं, लेकिन उसमें जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है वो थोड़ा सा डीप इन्वॉल्व होता है। और कभी कभी थियोरेटिकल क्वेश्चन मॉडर्न फिज़िक्स में जो पूछते हैं कभी कभी थोड़े से मुश्किल हो सकते हैं। तो मॉडर्न फिज़िक्स में मेनली थियोरी पे फोकस करना चाहिए। देन फॉर द केस ऑफ केमिस्ट्री, जैसे फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा कैसे इन तीनों के लिए प्रिपेयर करना है। लेकिन फॉर ओवरव्यू आई थिंक ऑर्गेनिक के लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ऑर्गेनिक में प्रैक्टिस ज़्यादा रिक्वायर्ड है दैन रीडिंग थियरी। ऑफकोर्स थियरी भी ज़रूरी है लेकिन प्रैक्टिस ज़्यादा करना चाहिए ऑर्गेनिक के लिए। फिज़िकल के लिए तो मेनली बस एक बार अगर कॉन्सेप्ट पढ़े तो काफ़ी होता है, फिर बाद में तो फिज़िकल में से प्रॉब्लम्स करना है। और इनऑर्गेनिक के लिए जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उसको बार बार पढ़ते जाना है, मतलब बस पढ़ते ही जाओ उस टेक्स्ट बुक को। आप कितनी बार भी पढ़ो, ऐसा हो सकता है कि ऐसा एक पॉइंट हो सकता है जो आप मिस कर सकते हो। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप लोगों को टेक्स्ट बुक पे बहुत फोकस करना पड़ेगा। फिर अगर बात करें बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में सब लोग जानते हैं, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है बायोलॉजी के लिए। सब लोग वही बोलते हैं, मैं भी वही बोलता हूँ। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक बहुत इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी के लिए, क्योंकि नीट में बहुत सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड ही होते हैं। हाँ, थोड़े बहुत बाहर के भी होते हैं, ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ एनसीईआरटी काफ़ी। अगर आपको बायोलॉजी में 320 330 के ऊपर लाना है तो एनसीईआरटी काफ़ी नहीं होगी, आपको बाकी बुक्स भी करनी पड़ेगी। लेकिन बेसिक तो एनसीईआरटी ही होना चाहिए आपको। ऐसा नहीं कि आप बाकी बुक्स पढ़ने लग जाओ और एनसीईआरटी छोड़ दो। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी के लिए। अब बात करते हैं फिज़िक्स में। फिज़िक्स में सब टॉपिक्स है मैकेनिक्स, हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और मॉडर्न फिज़िक्स। तो पहले बात होगी मैकेनिक्स की। मैकेनिक्स विल बी द फर्स्ट चैप्टर जो आपको पढ़ाया जाएगा और उसको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट मत करना, उस पर फोकस रखना, क्योंकि मैकेनिक्स, जैसे मैंने पहले ही बताया था आपको, मैकेनिक्स एक बहुत बेसिक टॉपिक है और उसी के बेसिस पे आपके बाकी चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स बढ़ेंगे। फिर जैसे बात करते हैं हीट और थर्मोडाइनमिक्स की। हीट और थर्मोडाइनमिक्स एक नॉर्मल टॉपिक है। जैसे मेडिकल एंट्रेंसेस में हीट और थर्मोडाइनमिक्स में इतने डेप्थ में से क्वेश्चंस नहीं पूछते जितने इंजीनियरिंग के पूछते होंगे। फिर अगर बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म की, ये दोनों टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, स्पेशली फॉर एम्स पॉइंट ऑफ व्यू। दो इन 2016 और 2017 और 2018, ये तीनों सालों में मैंने 2018 का दिया था और मुझे भी लगा कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे फिज़िक्स में। तो एम्स वाले ये दो टॉपिक्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करते हैं, तो हमें भी इस टॉपिक्स पे थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए। जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स है उसको अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत बेसिक पॉइंट्स है जो आपको शायद से कोई और कोचिंग बुक में नहीं मिल पाएगी। तो एक बार टाइम निकाल के एनसीईआरटी को भी ज़रूर पढ़िएगा इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के लिए, और उन पे प्रॉब्लम्स सॉल्व कीजिएगा डिफरेंट बुक से।
जैसे मैंने तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के लिए HC वर्मा बुक यूज़ की थी कॉन्सेप्ट्स के लिए, और MCQs के लिए जो HC वर्मा की जो ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज थी वो मैंने सॉल्व की थी, और एडिशनल बिट्स के लिए मैंने DC पांडे सॉल्व की थी। फिर ऑप्टिक्स के लिए तो मेन साइन कन्वेंशन ही है। साइन कन्वेंशन में थोड़े स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है, मुझे भी साइन कन्वेंशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था ऑप्टिक्स के लिए। तो अगर साइन कन्वेंशन में मास्टरी चाहिए तो उसके लिए बस प्रैक्टिस करना है, जस्ट ट्राई टू प्रैक्टिस एज मेनी प्रॉब्लम्स एज यू कैन इन ऑप्टिक्स। फिर मॉडर्न फिजिक्स की बात करें तो मैं कैसे सोचता था मॉडर्न फिजिक्स को कि आसान टॉपिक है, मेरे से हो जाएगा। हाँ, टॉपिक आसान है इफ़ यू टॉक इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल्स, लेकिन जब थियरी की बात करते हैं तो मॉडर्न फिजिक्स बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। जैसे न्यूक्लियर टॉपिक ले लें, NCERT में थोड़ा लिमिटेड इन्फॉर्मेशन दिया है न्यूक्लियर के बारे में, लेकिन अगर बाहर जाके देते तो न्यूक्लियर कितना बड़ा वास्ट टॉपिक है, और एग्जाम्स में भी न्यूक्लियर पे कितने डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो हम कभी प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते। तो मॉडर्न फिजिक्स के लिए थोड़ा थियरी पे ज़्यादा फोकस करें, प्रॉब्लम्स वैसे भी हो जाएंगे लेकिन थियरी पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए। स्पेशली सेमीकंडक्टर्स के लिए मुझे HC वर्मा का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा, तो आप भी HC वर्मा का कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं सेमीकंडक्टर्स के लिए। अगर आपको फिजिक्स में अच्छा करना है तो आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करना है, थियरी पढ़ना है। ये जब आप एक टॉपिक पहली बार सीखते हैं तो आपको क्लास अच्छे से सुननी होगी और थियरी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जब व्हेन यू आर वंस डन विद द थियरी यू मस्ट प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। और फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको डेली प्रैक्टिस चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं दिन में 7 दिनों में सिर्फ 4 दिन फिजिक्स करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। हर दिन फिजिक्स डेली करना है। और फिजिक्स में जैसे हर टॉपिक के लिए आपको थोड़े 5-10 प्रॉब्लम कर लिए तो मतलब आपके लिए अच्छा रहेगा। थोड़ा सा हर एक टॉपिक पर एक ही मॉडल पे थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करना, और वैसे एक मॉडल पे इतने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऐसे 5 क्वेश्चंस वुड बी इनफ। और एक दिन में जैसे एक टारगेट रखे कि मुझे फिजिक्स में एक दिन में इतने सारे क्वेश्चंस करने, मुझे इतने सारे बिट्स करने। जैसे मैं टारगेट रखता था फिजिक्स के लिए हर दिन मुझे 50 क्वेश्चंस करने थे। इट माइट बी ऑफ एनी टॉपिक, इट माइट बी फ्रॉम एनी बुक, लेकिन मुझे 50 क्वेश्चन रोज करने हैं। तो डेली प्रैक्टिस फिजिक्स में बहुत रिक्वायर्ड है। और सेल्फ स्टडी भी फिजिक्स में, मतलब सेल्फ स्टडी है फिजिक्स तो मेन। और जैसे क्या होता है कभी कभी जैसे फिजिक्स में आपको कोई प्रॉब्लम आता नहीं, तो ऐसा नहीं कि इमीडिएटली मतलब छोड़ देना और जो सोल्यूशन, बहुत सारे बुक्स में सोल्यूशन देते हैं पीछे, तो पेज टर्न करके सोल्यूशन देख लेना, ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा वेट करना चाहिए और थोड़ा सा अपने आप को टाइम देना चाहिए थिंक करने के लिए कि एक प्रॉब्लम को मैं वेरियस वेज में कैसे अप्रोच कर सकता हूँ, और इस अप्रोच आपको बहुत हेल्प करेगी। सपोज अगर फाइनल में एक क्वेश्चन आ गया फिजिक्स में जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, तो जो अप्रोच है आपकी एक प्रॉब्लम को वेरियस वेज में थिंक करने की, वो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी। तो फिजिक्स में यही सबसे मेन फंडा है। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। जैसे केमिस्ट्री का सवाल है तो केमिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो पहले हम डिस्कस करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में। और फिजिकल केमिस्ट्री बेसिकली एक न्यूमेरिकल टॉपिक है। फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स आने का स्कोप ज़्यादा रहता है। और जैसे जो इनिशियल टॉपिक आता है कि जैसे मोल कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। ये टॉपिक पूरे केमिस्ट्री का ही बेस है। मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी मोल कॉन्सेप्ट की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो जो फर्स्ट चैप्टर आता है फिजिकल केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट, उसको बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए और आपको वो टॉपिक बहुत अच्छे से समझना चाहिए। अगर कोई भी डाउट है तो उसको इमीडिएटली क्लैरिफाई करें, क्योंकि अगर आपको मोल कॉन्सेप्ट में डाउट है तो फ्यूचर में आपको केमिस्ट्री में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो मोल कॉन्सेप्ट एक ऐसा टॉपिक है केमिस्ट्री का जो बहुत बेसिक है और उसके ऊपर पूरी केमिस्ट्री चलती है। तो मोल कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर फोकस करना। और फिर फिजिकल केमिस्ट्री में जैसे एक और टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मैंने एक चीज़ देखी थी मेरे क्लासमेट्स के बीच में कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जो NCERT टेक्स्ट बुक है वो मेरे क्लासमेट्स बहुत नेग्लेक्ट करते थे। और मुझे पता चला कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो टेक्स्ट बुक में कुछ पॉइंट्स थे वो हमें टीचिंग में कवर नहीं किए गए थे। तो मुझे लगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए एक बार टेक्स्ट बुक पढ़ ले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें इन्फॉर्मेटिव पॉइंट्स दें। और अगर कोई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स उसके क्लियर नहीं हो पा रहे हैं तो वो उसकी टेक्स्ट बुक भी रेफ़र कर सकता है। इट वॉज़ वेरी हेल्पफुल फॉर मी रीडिंग द टेक्स्ट बुक फॉर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और जब बात करें सॉलिड स्टेट चैप्टर की, तो सॉलिड स्टेट इज़ एन इमेजिनेशन चैप्टर।
जैसे क्यूब के फेस सेंटर, कॉर्नर्स और ये सब। तो आपको सॉलिड स्टेट इमेजिन करना पड़ेगा। इमेजिनिंग द मॉलिक्यूल इज योर रूम, कि हमारा रूम क्यूब शेप में है, वहाँ कॉर्नर है, या फेस सेंटर है, या बॉडी डायगोनल है, या ये है वो है। तो सॉलिड स्टेट में से इमेजिन करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और यूट्यूब में भी बहुत सारे वीडियोस है सॉलिड स्टेट के बारे में, जैसे आपको 3 डायमेंशन मतलब एक्सप्लेन करेंगे सॉलिड स्टेट के बारे में। तो वो यूट्यूब वीडियोस से भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है सॉलिड स्टेट के लिए। और फिजिकल केमिस्ट्री, मुझे तो यही 3 टॉपिक थोड़े डिफ़िकल्ट लगते थे। बाकी सारे टॉपिक फिजिकल केमिस्ट्री के ठीक है। और बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत बहुत ज़्यादा वास्ट है। उसमें कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी। आप कितना भी ज़्यादा पढ़ो, हमेशा ऐसे 1-2 क्वेश्चन रहेंगे जो आपको नहीं आएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये हर एंट्रेंस एग्जाम में होता है। सारे क्वेश्चंस, अगर सपोज 10 क्वेश्चन देते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, 8 क्वेश्चन होंगे जो अगर किसी ने ऑर्गेनिक अच्छे से तैयारी की है वो 8 क्वेश्चन आंसर कर पाएगा। जो 2 क्वेश्चन रहते हैं वो हमेशा मुश्किल रहते हैं और जनरली बहुत सारे लोगों को नहीं आते। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ज़्यादा वास्ट है। और मेनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए प्रैक्टिस चाहिए। मैं हमेशा सोचता था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी फिजिक्स की तरह है, उसमें अप्लाई करना ज़्यादा रहता है और रट्टा मारना थोड़ा कम रहता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ऑर्गेनिक के जैसे बहुत सारे लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर रहता है, मुझे भी पहले डर था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, लेकिन फाइनली आई ओवरकेम माई फियर विथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाई सॉल्विंग मेनी बिट्स एंड। और मेनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या है कि कभी कभी ना एक्सेप्शंस रहते हैं ऑर्गेनिक, कभी कभी नहीं, बहुत ज़्यादा रहते हैं एक्सेप्शंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो मैं क्या करता था, एक्सेप्शंस के लिए एक सेपरेट बुक रखता था कि ठीक है, जैसे क्वेश्चन सॉल्व करता था उसमें कोई क्वेश्चन दिखते थे, उसमें एक्सेप्शन अप्लाई करना था, वो देख लेता था और मेरी बुक में नोट डाउन कर देता था। फिर मुझे पता चलता अच्छा ठीक है ये एक्सेप्शन है। और जब लास्ट में जैसे नीट के 4-5 डेज पहले, जैसे नीट इस साल 6 मई को था, मैंने 1 मई को बुक वापस खोली और मैंने वापस सारे एक्सेप्शंस को रिवाइज कर दिया कि क्या क्या एक्सेप्शंस थे, या फिर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुझे क्वेश्चंस डिफिकल्ट लगे वो भी मैंने एक बुक में नोट डाउन कर ली। तो वो बुक भी मैंने फिर लास्ट में देखी, अच्छा ये डिफ़िकल्ट लगे थे मुझे, ये एक्सेप्शन थे। तो वैसा नोट करना मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा मुझे लग रहा है। और रिएक्शन मैकेनिज़्म का सवाल उठता है, तो रिएक्शन मैकेनिज़्म के लिए बेसिकली जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ 4 या 5 रिएक्शन मैकेनिज़्म रहेंगे जो आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है और जो बहुत याद करना है रिएक्शन मैकेनिज़्म। तो उन रिएक्शन मैकेनिज़्म के लिए मैं एक सेपरेट बुक बनाता था, उसमें सारे रिएक्शन मैकेनिज़्म्स लिख देता था। जैसे 4-5 रिएक्शन मैकेनिज़्म मैंने याद किए थे, उनके मैंने लिखे थे बुक में। और फिर नीट के 4-5 दिन पहले मैंने सिर्फ वही बुक्स को पढ़ा वापस। मैंने 4-5 दिन पहले कोई टेक्स्ट बुक नहीं खोली, कुछ नहीं किया। जो मेरे सेल्फ मेड नोट्स थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सिर्फ वही पढ़े मैंने। और मुझे अभी भी लगता है कि दैट हेल्प मी अ लॉट। फिर बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तो बेसिकली आपको अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर ही फोकस रखना है। और अगर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फुल लाना है तो थोड़ा बाहर जाने का बनता है, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्टली टेक्स्ट बुक से आएंगे क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा स्कोप बनता है बाहर जाने का। लेकिन बाहर जाने के पहले आपको टेक्स्ट बुक का बहुत क्लियर रहना है। ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, जितनी बार भी पढ़ो हमेशा कुछ न्यू पॉइंट मिलेगा आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टेक्स्ट बुक में। और उसमें जो टेबल्स रहते हैं, जैसे मेल्टिंग पॉइंट का टेबल, बॉइलिंग पॉइंट का टेबल, ये सब टेबल्स इंपॉर्टेंट रहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मुझे लगता था कि ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो गए, लेकिन जो हमारे मॉक एग्जाम्स होते थे जो मैं लिखता था उसमें पूछते थे कभी कभी। और एम्स में भी उसमें 1 या 2 क्वेश्चन पूछे थे ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर्स पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो वो भी अब मत छोड़िएगा। एनसीईआरटी में जो भी डेटा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो सब याद कर लो, क्योंकि हम नहीं जानते कि क्या आ सकता है एग्जाम में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। और टेक्स्ट बुक तो हमारे हाथ में है, इट इज़ इन आवर रीच, सो व्हाई शुड वी लीव द टेक्स्ट बुक। फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे मेटलर्जी एक चैप्टर है, उसमें एक टॉपिक ओर्स, मतलब नेम्स ऑफ ओर्स, उनके अलग अलग नाम और उनके अलग अलग फार्मूला। तो जो मेटलर्जी टॉपिक है, जो ओर्स का जो सब टॉपिक है, उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा जाने का स्कोप रहता है। जैसे जिपमर एग्ज़ाम में भी 2017 में, जैसे मेरे सीनियर्स ने दिया था 2017 में और 2018 में मैंने दिया था, दोनों साल में ओर्स में से क्वेश्चन पूछे थे। जैसे
एक और का नाम दे, जैसे 2017 में अजूराइट पूछा था, और पूछा था अजूराइट इज ओर ऑफ विच एलिमेंट, और हमारे बैच में गेलिना के बारे में पूछा था। तो और ये सब टेक्स्ट बुक में नहीं है शायद से, गेलिना होगा लेकिन अजूराइट टेक्स्ट बुक में नहीं है। तो ओर्स में थोड़ा एक्स्ट्रा जाने का है, आपको वेरियस बुक से मिल जाएंगी ओर्स के बारे में, एक्स्ट्रा बहुत सारे बुक्स में दिए ओर्स के बारे में, तो ओर्स में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लेना चाहिए। मैंने पर्सनली एलन की केमिस्ट्री बुक यूज़ की थी ओर्स के लिए, और मुझे वो बहुत हेल्पफुल लगी। इवन फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने एलन के बुक सॉल्व किए थे, एंड आई फाउंड कि एलन के जो क्वेश्चंस थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, मुझे बहुत मतलब दे वर रियली गुड, कि दे टेस्टेड योर एक्चुअल कॉन्सेप्ट और ये सब, और जैसे थोड़े एक्सेप्शंस पर भी देते थे क्वेश्चंस, तो वो मुझे थोड़े एलन के क्वेश्चन थोड़े अच्छे लगे मुझे। तो फिज़िकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो यही है फंडा, बस प्रैक्टिस करो, नोट्स बनाओ, और नोट्स इम्पॉर्टेंट है केमिस्ट्री के लिए, मुझे बहुत यूज़ हुआ था नोट्स के लिए, और बस 4-5 दिन पहले नोट्स पढ़े तो मुझे लगता है कि काफ़ी होगा। तो नोट्स हेल्प मी अ लॉट फॉर स्कोरिंग 180 आउट ऑफ 180 इन केमिस्ट्री। अब बात करते हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी में आप सब लोग जानते हैं, और मैंने पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ, मुझे लगता है बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। NCERT इज़ योर बाइबल, कुरान, भगवद गीता, जो भी है। NCERT बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब मैं आपके स्टेज का था, जब मैं एक एस्पिरेंट था, मैं बाकी टॉपर्स की वीडियोस देखता था, और सब लोग यही बोलते थे NCERT इम्पॉर्टेंट है, NCERT इम्पॉर्टेंट है। मुझे लगता है ये क्या बता रहे हैं, NCERT में तो कितना कम इन्फॉर्मेशन दिया, वो कहाँ से इतनी इंपॉर्टेंट है, मुझे एक्स्ट्रा बुक ज़्यादा पढ़नी चाहिए। लेकिन लेटर इन माई प्रिपरेशन आई रियलाइज्ड कि NCERT बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। NCERT में जो कंटेंट है वो कम दिख सकता है, लेकिन जो इनर मीनिंग है वो ज़्यादा रहता है। मेरे ज़ूलॉजी टीचर मुझे हमेशा बोलते थे कि बेटा आप NCERT जितने भी बार पढ़ो, आपको हमेशा जब आप वापस पढ़ोगे आपको हमेशा एक न्यू पॉइंट दिखेगा NCERT में। और मेरे साथ कभी कभी होता था वो कोई चैप्टर्स के लिए। तो NCERT आप कितने भी बार पढ़ लो, उसको बार बार पढ़ना चाहिए। और NCERT में क्या होता है, जैसे बहुत स्टूडेंट्स को ये थोड़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ इसके लिए पहले से ही कि NCERT में कोई गलतियाँ होती हैं। मैं एग्री करता हूँ NCERT एक परफेक्ट बुक नहीं है, उसमें भी बहुत सारी गलतियाँ हैं, लेकिन जो नीट है इट फॉलोज ओनली NCERT। एक जो CBSE बोर्ड कंडक्ट करता है नीट, इट फॉलोज ओनली NCERT। इट डजेंट मैटर वॉट इज़ राइट और वॉट इज़ रॉन्ग फैक्चुअली, इट मैटर्स वॉट इज़ देयर इन NCERT। जैसे इस साल ही आप ले लो, हमें बायोलॉजी में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आयरन इज अब्जॉर्ब्ड इन विच फॉर्म। आपने तो देखा ही होगा ये क्वेश्चन, एक था फेरस दिया था, फेरिक दिया था, और 2 ऑप्शंस दिए थे। हमारे बॉटनी सर, उन्होंने हमें क्लास में बताया कि आयरन एब्जॉर्ब होता है फेरस की फॉर्म में एक्चुअली, लेकिन NCERT में फेरिक दिया है, तो आप फेरिक फॉलो करें। और एग्ज़ाम में उसने यही क्वेश्चन पूछा। मेरे बहुत सारे क्लासमेट्स ने आंसर फेरस रखा, लेकिन मैंने फेरिक रखा, क्योंकि मैं जानता था कि NCERT में फेरिक दिया है। मतलब ये गलत हो सकती है इन्फॉर्मेशन, लेकिन हमें NCERT ही फॉलो करना है। ये 2 साल जो भी बाकी के जो रेफरेंस बुक्स हैं उनको भूल जाइए, और सिर्फ NCERT कंटेंट पर ही फोकस करिए। स्पेशली जो कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग्स होते हैं, जैसे बाकी स्टैंडर्ड बुक्स में ये दिया है, फिजियोलॉजी की एक बड़े ऑथर ने बुक लिखी है उसमें ये दिया है, इट डजेंट मैटर। जैसे हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पर हमें NCERT ही फॉलो करना है सिर्फ। और ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स हैं NCERT में जो एक्चुअली ट्रू नहीं हो सकते, लेकिन NCERT में दिया है, तो हमें उसको ही फॉलो करना पड़ेगा। फिर अगर बायोलॉजी में आपको एक्सेल करना है, जैसे अगर 330 प्लस या 345 350 तक स्कोर लाना है, मुझे 350 मार्क्स आए थे बायोलॉजी में, तो अगर उस लेवल तक आपको पहुंचना है तो थोड़ा एक्स्ट्रा तो पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे एक्स्ट्रा के टॉपिक्स मैं आपको बता देता हूँ, जैसे इकोलॉजी एक टॉपिक है, उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, उसमें बाहर जाने का स्कोप है। जैसे इस साल हमें पूछा था व्हेन इज वर्ल्ड ओजोन डे, वैसे ही बाकी भी है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, वर्ल्ड अर्थ डे, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, ऐसे करके डिफरेंट डेज होते हैं। तो उनमें आपको थोड़ा सा इकोलॉजी पार्ट में जो लास्ट के जो 2 चैप्टर रहते हैं ना, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, और जो बाकी के एनवायरमेंटल इश्यूज, वो 2 टॉपिक्स पे थोड़ा आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। जैसे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में नेशनल पार्क्स के बारे में नीट में 2016-2017 में पूछा था एक्स्ट्रा, हमारे लिए नेशनल पार्क्स में नहीं पूछा एक्स्ट्रा, लेकिन ये नेशनल पार्क्स टॉपिक में भी आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा।
क्योंकि इनमें बाहर जाने का स्कोप बहुत ज़्यादा है। और जब एनवायरमेंटल इश्यूज़ के बारे में बात करें तो थोड़ा सा जैसे कन्वेंशंस और ये सब की वजह से मॉन्ट्रियल जैसे क्योटो प्रोटोकॉल, जब कॉप वॉप कब हुए थे, जैसे 2016 में कॉप्स के बारे में पूछा था। हमारे लिए कॉप्स के बारे में नहीं पूछा, लेकिन फिर भी मैंने याद किए थे जैसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे हैदराबाद में कॉप कब कंडक्ट हुआ था, फर्स्ट कॉप कहाँ कंडक्ट हुआ था, दिल्ली में कॉप कब कंडक्ट हुआ था, ऐसे करके थोड़े इंपॉर्टेंट याद करें तो कॉप के लिए भी काफ़ी होगा। फिर नेक्स्ट एक्स्ट्रा टॉपिक बायोलॉजी में है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी थोड़ा वास्ट टॉपिक ही है, और हमारे एम्स में भी जहाँ तक मुझे याद है सेल बायोलॉजी में 5 to 6 क्वेश्चंस पूछे थे। तो थोड़ा सा सेल बायोलॉजी थोड़ा डीपली पढ़ना है और थोड़ा फोकस करना है सेल बायोलॉजी में। और जैसे एक और टॉपिक है सेल साइकिल। सेल साइकिल में थोड़ा जो सेल साइकिल रेगुलेशन होते हैं और जो चेक पॉइंट होते हैं सेल साइकिल में, उसमें थोड़ा फोकस डालिएगा, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़िएगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी। मैं श्री चैतन्य में पढ़ा था, और श्री चैतन्य में प्लांट मॉर्फोलॉजी थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ाया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि प्लांट मॉर्फोलॉजी के लिए इतना डिटेल चाहिए। बस एनसीईआरटी पढ़े प्लांट मॉर्फोलॉजी के लिए काफ़ी है, तो बस एनसीईआरटी काफ़ी है प्लांट मॉर्फोलॉजी के लिए। मेरे दोस्त भी बाकी बुक पढ़ते थे, लेकिन मैं एडवाइस करूँगा प्लांट मॉर्फोलॉजी के लिए कभी इतना एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं चाहिए। और बाकी एक्स्ट्रा टॉपिक बात करें बायोलॉजी में तो एक और है ह्यूमन रिप्रोडक्शन और एक और रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये 2 चैप्टर्स में भी एक्स्ट्रा पूछने का स्कोप है। जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में नीट में हर बार एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, इस बार भी हमारे लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन। इस बार तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पे पूछा था एक्स्ट्रा क्वेश्चन। नीट में कभी भी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में अभी तक एक्स्ट्रा नहीं पूछा, लेकिन हमारे लिए पूछा था। तो मैंने पूरे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, जैसे मैंने बायोलॉजी में लास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखे थे कि किस किस टॉपिक में ज़्यादा पूछने का स्कोप है। जैसे मैं स्टार्टिंग से करता हूँ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें फंगस में एक्स्ट्रा पूछेंगे, बाकी बैक्टीरिया में इतना नहीं पूछते एक्स्ट्रा। और मैंने देखा है आकाश एलन जैसे इंस्टीट्यूट में थोड़ा बैक्टीरिया और ये सब पूरा बहुत डिटेल में पढ़ाता है, लेकिन वो ज़रूरत नहीं है इतनी। फिर एनिमल किंगडम में, जैसे आकाश में एनिमल किंगडम बहुत ज़्यादा दिया है, उतना पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, मैंने भी उतना नहीं पढ़ा। फिर लास्ट ईयर भी अगर आप देखें तो सिर्फ 1 या 2 साल में एनिमल किंगडम एक्स्ट्रा पूछा है, वरना तो बाकी के सारे एनसीईआरटी के ही होते हैं। फिर बात करें प्लांट मॉर्फोलॉजी की, प्लांट मॉर्फोलॉजी बता दिया मैंने आपको। एनिमल मॉर्फोलॉजी उसमें भी एनसीईआरटी ही पूछते हैं। हाँ, और एनिमल मॉर्फोलॉजी फ्रॉग एक टॉपिक है जो बच्चे छोड़ देते हैं, कहते हैं कि नीट सिलेबस में नहीं है, लेकिन जैसे 2017 में फ्रॉग के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे थे। तो मेरा एडवाइस रहेगा कि एनसीईआरटी में कोई टॉपिक ना छोड़ें, क्योंकि एनसीईआरटी में अगर आप ठीक से पढ़ेंगे तो आपको मार्क्स अच्छे आ जाएंगे बायोलॉजी में। अब अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, उसमें भी कुछ टॉपिक्स छोड़ेंगे, तो इट वोंट बी पॉसिबल टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन बायोलॉजी। तो एनसीईआरटी में है जो पूरा अच्छे से पढ़ें। फिर एनिमल मॉर्फोलॉजी के बाद सेल आता है, मैंने सेल के बारे में बता दिया आपको। फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी, ये लास्ट के 2 टॉपिक्स है। प्लांट फिजियोलॉजी के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, जैसे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में, उस पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाने का स्कोप है। और उन एक्स्ट्रा के लिए आप जैसे आकाश या एलन की बुक्स पढ़ सकते हैं, या फिर श्री चैतन्य का भी एक्स्ट्रा अच्छा है रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के लिए। और मेनली प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो चैप्टर है, उसमें जो हर एक फाइटो हार्मोन के लिए जो लाइंस दिए हैं, वो लाइंस अच्छे से याद रखना, क्योंकि वो लाइन से ही डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। जैसे 2016-2017 में क्वेश्चंस पूछे थे फाइटो हार्मोन्स पर, और वो डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइंस थे। और हमारे सीनियर्स ने थोड़े वो क्वेश्चन गलत कर दिए। क्यों? क्योंकि उन्हें एनसीईआरटी ठीक से नहीं पढ़ी। तो जो लाइंस है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, इथेलिन, वो जो 5 हार्मोन के जो एनसीईआरटी लाइंस हैं, उनको अच्छे से रट्टा मारना है, क्योंकि उन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आने का स्कोप है। एंड इट वुड बी एन ईजी क्वेश्चन फॉर यू अगर आप वो सब याद कर लें। फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करें तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी स्पेशली डाइजेशन चैप्टर में थोड़ा एक्स्ट्रा पूछने का ज़्यादा स्कोप रहता है, क्योंकि मैं जब लास्ट ईयर पेपर्स कर रहा था बायोलॉजी के, तो मुझे भी ऐसा लगा कि डाइजेशन में थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा पूछने का स्कोप है, तो डाइजेशन में थोड़ा फोकस रखें। फिर जो बाकी के टॉपिक्स है ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, बोन्स वगैरह वगैरह, एक्सक्रीशन, वो सब ठीक है।
हाँ, और एक्सक्रीशन टॉपिक में थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बेस ज़्यादा रहता है, जैसे रास मैकेनिज्म और ये सब, मतलब यूरिन फॉर्मेशन, काउंटर करंट मैकेनिज्म, ये दो मैकेनिज्म्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस रखिए। और जो भी डाउट्स हो इन मैकेनिज्म्स में अपने टीचर से मतलब क्विकली क्लैरिफाई कर लेना, क्योंकि ये टॉपिक्स थोड़े कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स होते हैं और इन पे क्वेश्चंस आने का स्कोप रहता है। और थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा इन टॉपिक्स को। जो NCERT लाइन से इन टॉपिक्स है उनको अच्छे से याद कीजिएगा। और जो बोन्स का टॉपिक है उसमें मैंने देखा बहुत लोग बहुत एक्स्ट्रा पढ़ते हैं बोन्स के लिए, जैसे उतना बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमें भी बहुत एक्स्ट्रा पढ़ाया था बोन्स के लिए, लेकिन आई फील कि उतना ज़रूरत नहीं होगा बोन्स के लिए। जो NCERT में बोन्स के बारे में दिया है काफ़ी है। सिर्फ जो जॉइंट्स का टॉपिक आता है, जॉइंट्स में थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। जैसे साइनोवियल जॉइंट के डिफरेंट टाइप्स आते हैं, ग्लाइडिंग जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, फिर ऐसे टाइप के बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स आते हैं। तो उन जॉइंट्स के एरिया में थोड़ा आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसमें भी क्वेश्चन आ सकते हैं, वी नेवर नो। फिर नेक्स्ट हार्मोन्स की बात करें तो हार्मोन्स में जैसे इंटरलिंकिंग क्वेश्चंस होते हैं बहुत। हार्मोन जैसे चैप्टर के लिए मैं आपको एडवाइस करूँगा कि इस चैप्टर के लिए थियरी पढ़ ले अच्छे से, लेकिन उसके बाद बिट्स ज़्यादा करें, क्योंकि मुझे बहुत बेनिफिट किया बिट्स करने से। क्योंकि मैंने जो बिट्स किए थे वो मतलब थोड़े इंटरलिंकिंग बिट्स थी, थोड़े हार्मोन्स में थोड़े इंटरलिंकिंग कॉन्सेप्ट्स में उन्होंने बिट्स दी थी, तो हार्मोन्स के लिए वो बहुत यूज़फुल था मुझे। और बायोलॉजी के लिए अगर बिट्स की बात करें तो एक बुक फॉलो की थी मैंने, NCERT बायोलॉजी बूस्टर बाय शदाब अंसारी। मुझे वो बुक बहुत अच्छी लगी। उसमें NCERT के भी बिट्स दिए थे और थोड़ा एक्स्ट्रा भी फोकस किया था। सो आई फेल्ट फॉलोइंग दैट बुक वुड बी इनफ फॉर नीट प्रिपरेशन। और अगर एम्स प्रिपरेशन की बात करें तो एम्स में फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा मुश्किल पूछता है, लेकिन बायोलॉजी में इतना मुश्किल नहीं होता। जैसे अगर आप एम्स का पेपर स्टार्ट करोगे तो आपको पहला बायोलॉजी देखोगे, आपको लगेगा बायोलॉजी बहुत आसान है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में जाओगे थोड़ा मुश्किल लगेगा। जैसे इस साल एम्स में मेरे एक्सपीरियंस से आउट ऑफ 60 क्वेश्चंस अराउंड 55 या 56 NCERT के थे, सिर्फ 4 क्वेश्चंस बाहर के थे। तो बायोलॉजी के लिए NCERT पे फोकस करें और बिट्स भी सॉल्व करें। जैसे NCERT मेन फोकस रखना है, और जो लास्ट के जो महीने आएंगे आपको अप्रैल टाइम में थोड़ा बिट्स पे ज़्यादा फोकस करें। और मैंने NCERT के जो कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग्स के बारे में जो मैंने आपको बताया था उनके लिए मैंने एक बुक मेंटेन की थी। अच्छा, ये स्टेटमेंट कॉन्ट्रोवर्शियल है, उन स्टेटमेंट्स को भी मैंने एक बुक में लिखा था, और वो बुक भी आप नीट के 4-5 दिन पहले देख सकते हैं, तो आपको थोड़ा हेल्पफुल रहेगा बायोलॉजी में उसके लिए भी। मैंने नीट की प्रिपरेशन बेसिकली 9th से ही स्टार्ट कर दी थी, लेकिन 9th में मैंने ऐसे सोचा नहीं कि मुझे नीट टीम्स के लिए प्रिपेयर करना है, उनको क्रैक करना है। 9th में मैंने दूसरे ओलंपियाड्स के लिए प्रिपरेशन की थी, जैसे NSO है, IJSO है, वैसे टाइप के ओलंपियाड्स के लिए मैंने प्रिपेयर किया था। मैंने कभी नीट टीम्स के बारे में सोचा नहीं 9th क्लास में, बट आई प्रिपेयर फॉर वेरियस अदर ओलंपियाड्स। तो मुझे लगा कि जब मैंने 9th से प्रिपरेशन, क्योंकि IJSO जो एग्ज़ाम है बहुत मुश्किल एग्ज़ाम है, और अनफॉर्चुनेटली आई वॉज नॉट एबल टू गेट थ्रू IJSO, लेकिन मुझे लगता है IJSO प्रिपेयर करने से मुझे एक एडवांटेज मिला। एटलीस्ट जो कॉन्सेप्ट्स थे मेरे बहुत स्ट्रांग बन गए, जो मेरा बेसिक फाउंडेशन बना वो मेरा बहुत स्ट्रांग होगा। और अगर फाउंडेशन स्ट्रांग है तो बाकी का भी बहुत आसानी से आप अचीव कर सकते हैं। अगर आपका फाउंडेशन ही स्ट्रांग नहीं है तो बाद में आपको प्रॉब्लम होगी, और फाउंडेशन बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर सपोज आप डायरेक्टली 11th में ही स्टार्ट कर दें तो थोड़ा सा फाउंडेशन बनने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, इतना टाइम भी नहीं होगा, और फाइनल में थोड़ा अच्छा रिजल्ट नहीं आ सकता है। ऐसे हो सकता है कभी कभी, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा कि जो लोग 11th से ही स्टार्ट करते वो लोग अच्छा नहीं करेंगे, वो लोग भी अच्छा कर सकते हैं। बट वॉट आई एम सेइंग इज इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन। जैसे मेरे लिए आई फील्ड कि 9th से प्रिपेयर करना मेरे लिए थोड़ा यूज़फुल था। 9th में जो मैंने सेक्रीफाइस किया प्लेइंग को, ऑल दैट इट डजेंट मैटर नाउ। जो मैंने स्टडीज़ पे फोकस किया, इट हैज़ फाइनली गॉट मी सक्सेस। तो मैंने तो 9th से ही स्टार्ट की थी प्रिपरेशन, IJSO के लिए तैयारी की थी। फिर 10th में मैंने NTSC की तैयारी की, उसमें भी मेरा फर्स्ट लेवल में क्लियर नहीं कर पाया NTSC में, आई मिस्ड इट बाय 1 मार्क। और फिर मैंने जब 11th में आया तब मैंने नीट और एम्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस रखा।
तो मैंने तो अपनी प्रिपरेशन 9 से स्टार्ट की थी, लेकिन बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पर्सन। अगर आपको लगता है कि 9 से स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए अच्छा लगेगा, तो आप 9 से ही स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स 11 से ही स्टार्ट करते हैं। फिर मैं दिन में मैं श्री चैतन्य जाता था, उनका क्लासरूम प्रोग्राम था। मैं 6 o'clock जाता था और रात के 10:30 वापस आता था। उस स्पैन ऑफ टाइम में हमारे क्लासेस रहते थे 1 बजे तक, और उसके बाद सिर्फ स्टडीज़ रहती थी। मतलब ऑलमोस्ट 2 o'clock से 10:30 मेरी पढ़ाई रहती थी। बीच में ब्रेक्स रहते थे ऑब्वियसली, लेकिन उस टाइम तक सिर्फ पढ़ाई ही रहती थी। सो ऑलमोस्ट 9 hours में पढ़ता था। बीच में वो क्लासेस के टाइम भी हमें आधा घंटा 1 घंटा देते थे पढ़ाई करने के लिए, क्लासेस के बीच में भी। सो ऑलमोस्ट आई थिंक इफ़ यू एड अप ऑल दैट, आई स्टडीड फॉर ऑलमोस्ट 10 to 11 hours अ डे। समटाइम्स जब क्लासेस नहीं होती थी 12 hours भी हो जाता था। और लास्ट में जब हमारा रिविजन शेड्यूल था, उसमें कोई क्लासेस थी नहीं, तो हम लोग रोज़ 12-13 घंटे के लिए तो आराम से पढ़ते थे। तो इट डिपेंड ऑन द पर्सन। मैंने 12-13 घंटे के लिए पढ़ा, कोई दूसरा बच्चा होगा सिर्फ 9 या 10 घंटे के लिए पढ़ा होगा, उसको वो भी अच्छा करेगा। तो इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन। मेरे लिए 12 घंटे, मुझे लगता था कि मुझे अगर अच्छा परफॉर्म करना है, मेरे लिए 12 घंटे सफिशिएंट थे। और ऐसा नहीं है कि जैसे ये बोल रहा है 12 घंटे पढ़ना है तो मैं भी 12 घंटे पढ़ूंगा। मतलब अपने आप को इतना स्ट्रेस आउट मत करना। आप जितना कंफर्टेबल हो उतने से ही पढ़ना, क्योंकि माइंड रिलैक्स होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टडीज़ में। जैसे लोग रात रात भर पढ़ते हैं लेकिन उनके दिमाग में कुछ जाता नहीं, क्योंकि उनका माइंड रिलैक्स नहीं है। माइंड रिलैक्स रखें, टेक एडिक्वेट स्लीप। मेरे केस में तो मैं रोज़ ऑलमोस्ट 6 hours होता था, कभी कभी 5.5, लेकिन आई नेवर फेल्ट ड्राउजी और स्लीपी। मेरे लिए 6 hours काफ़ी थे। और मैं 12 घंटे के लिए रोज़ पढ़ता था। और इन 12 घंटों में ऑलमोस्ट आई यूज्ड टू डिवोट 4 hours फॉर फिजिक्स, 4 hours फॉर केमिस्ट्री एंड 2 hours फॉर बॉटनी एंड 2 hours फॉर zoology। इट्स नॉट कि आप कितनी देर तक, मतलब क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, कि क्वालिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हार्डवर्क इतना इम्पोर्टेंट, हाँ हार्डवर्क इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्मार्ट वर्क उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई वुड सजेस्ट वर्क विद स्मार्ट वर्क इंस्टेड ऑफ हार्डवर्क। हार्डवर्क करना चाहिए, लेकिन हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए। दैट वुड एड टू योर सक्सेस। और बात करें सोशल मीडिया की, तो मैं तो सोशल मीडिया से कभी इतना, मतलब जैसे फेसबुक डीएक्टिवेट किया था, लेकिन बाकी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म लाइक व्हाट्सएप और कोरा मैं इनमें एक्टिव, जैसे ऑन द वेबसाइट ऑन कोरा मैं थोड़ा एक्टिव था। आई यूज्ड टू आस्क, जो भी मुझे डाउट्स आते थे मैं उनको कोरा पे पोस्ट करता था, और बाकी सारे लोग, मेरे सीनियर्स जिनको अच्छे रैंक्स है, वो मुझे कोरा पे रिप्लाई देते थे। तो मुझे लगा स्टेइंग ऑन कोरा हेल्प्ड मी, ताकि मैं अपने डाउट्स क्लैरिफाई करता था। और सोशल मीडिया से वैसे मुझे लगा कि डीएक्टिवेट करने की ज़रूरत थोड़ी होती है, क्योंकि मैं फेसबुक पे, जैसे मैं इनिशियल जून जुलाई मंथ्स में फेसबुक पे था, देखते थे मेरे फ्रेंड्स बहुत इन्जॉय कर रहे थे, और मैं यहाँ पे मैं चैतन्य में था, 6 to 10:30 से पढ़ता था। मुझे लगता था कभी कभी क्या है, ये लोग इन्जॉय कर रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ। लेकिन फिर मैंने डीएक्टिवेट कर दिया और ये सारी फीलिंग्स मेरे माइंड से चली गई। तो फिर मुझे समझ में आया कि सोशल मीडिया डीएक्टिवेट करना इंपॉर्टेंट है। ये 2 साल आप छोड़ देंगे सोशल मीडिया को, तो बाद में आप लोगों को सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग अप्रोच करेंगे। तो सोशल मीडिया 2 साल डीएक्टिवेट करना ज़रूरी रहेगा। जैसे मैंने फेसबुक डीएक्टिवेट कर दी थी। अगर आपके पास फेसबुक है तो आप डीएक्टिवेट कर दें उनको, आई वुड एडवाइज़। और फिर बात करें, और मेनली मुझे क्या लगा कि मेरे सक्सेस के लिए मेरे नोट्स ने मेरा बहुत साथ दिया। मैंने नोट्स जो बनाए फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए, वो नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। जैसे नीट के मैंने आपको बताया था कि 4 या 5 दिन पहले मैंने सिर्फ नोट्स पढ़ा। आई डिड नॉट रीड एनी अदर टेक्स्ट बुक। सिर्फ जो मैंने नोटबुक्स बना रखी थी सिर्फ वो पढ़ा था। तो वो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट था। स्टार्टिंग में जब आप नोट्स बनाओगे आपको टाइम वेस्ट जैसा लग सकता है, लेकिन बाद में नोट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। फिर एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि जो लास्ट ईयर्स की जो बुक्स आती है वो बहुत हेल्प करेगी आपको नीट में। जैसे फिज़िक्स में जो हर एक टॉपिक में एक फिक्स्ड रहता है कि इस टॉपिक में, जैसे सपोज मैकेनिक्स टॉपिक में, इस टॉपिक्स में वैसे ही टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे। नीट में से अक्सर होता है कि बहुत बार उसी टॉपिक पे क्वेश्चंस बार बार पूछते हैं। तो अगर आप लास्ट ईयर क्वेश्चंस के सॉल्व करें तो आपको एक आइडिया आ जाएगा, अच्छा ठीक है इस टॉपिक में
ऐसे टाइप के पूछते। तो अगर मैं ऐसे टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लूँ तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। तो ऐसे लास्ट ईयर के क्वेश्चन, जैसे बायोलॉजी का तो बताया था कि मैंने बायोलॉजी के लास्ट ईयर क्वेश्चंस देखे और फिर मैंने पूरा एनालाइज किया कि कौन से टॉपिक्स में एक्स्ट्रा जा रहे हैं, और मैंने सिर्फ उन टॉपिक्स पे एक्स्ट्रा पढ़ा। तो वो मेरे लिए बहुत हेल्प किया बायोलॉजी के लिए। एंड इवन फॉर केमिस्ट्री, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और आप अगर पिछले सालों का ट्रेंड देखेंगे तो रिएक्शन मैकेनिज्म सिर्फ 4 या 5 रिएक्शंस के पूछ रहे हैं। तो मुझे लगा अगर वो 4 या 5 रिएक्शन याद कर लें तो काफ़ी होगा। तो दिस वॉज ऑल अबाउट माई नीट वे ऑफ प्रिपेयरिंग। लेकिन अबव ऑल ऑफ दैट यू मस्ट हैव फेथ एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ कि आप कर सकते हैं उसको। आपको अपने में सेल्फ बिलीफ होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए, और ऐसे नहीं लगना एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको, मतलब ऐसे डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए कि मैं अच्छे से नहीं कर सकता और ये सब। और आपको हमेशा अपना बेस्ट देना चाहिए। मे भी शायद से आपको फ्यूचर में अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाए, लेकिन आपको ये सेटिस्फैक्शन होगा कि आई गेव माई बेस्ट। लास्ट में आपको कुछ रिग्रेट्स होने नहीं चाहिए कि अरे अगर मैं थोड़ा और पढ़ लेता तो मैं थोड़ा और अच्छा कर लेता। ऐसे कोई रिग्रेट नहीं होने चाहिए आपको। और मतलब पूरे एकदम अपने पूरा माइंड और सोल ये 2 साल अच्छे से प्रिपरेशन में लगा देने चाहिए। एग्ज़ाम हॉल में आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा रिलैक्स होना चाहिए कि अगर आप ये 2 साल जो हार्डवर्क आपने किया है, all that hard work is going to be displayed in those 3 crucial hours of the exam। मैं जानता हूँ ये थोड़ा अनफेयर है, लेकिन ये 3 घंटे एग्ज़ाम में आप अपना माइंडसेट कैसा रखते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे मेरे 2-3 दोस्त थे जो मेरे बराबर मेरे मॉक टेस्ट में परफॉर्म करते थे, लेकिन फाइनल में वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए क्योंकि वो एग्ज़ाम में डर गए, वो टेंस हो गए एग्ज़ाम में। लेकिन आपको ऐसे एग्ज़ाम में टेंस नहीं होना चाहिए। जैसे कभी एग्ज़ाम में आप सपोज फिजिक्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं, 45 क्वेश्चंस है। आप सपोज कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन देखा नहीं आया, सेकंड देखा नहीं आया, थर्ड देखा नहीं आया, आपको पैनिक नहीं करना चाहिए कि अच्छा मुझे 3 क्वेश्चन नहीं आया, मैं क्या करूँगा, मैं कैसे करूँगा। 3 क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए। डो नॉट पैनिक एट ऑल। अगर आप पैनिक होंगे, जो नेक्स्ट के जो 10-20 क्वेश्चन होंगे अगर वो आसान होंगे वो भी आपको नहीं आएंगे क्योंकि आपके पैनिक की वजह से। तो अगर आपको 3 क्वेश्चन छोड़ दे और जो बाकी के 42 करे, आपका स्कोर फिर भी बहुत अच्छा आएगा। बस वो पैनिक की वजह से आपको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए एग्ज़ाम हॉल में, और बहुत कूल और रिलैक्स में रखना चाहिए। और एग्ज़ाम के पहले जो भी आपके भगवान हैं उनको याद करें, आपको उससे थोड़ी सी शक्ति मिलेगी। और अपने पेरेंट्स को याद रखना, और पेरेंट्स आर योर वेल विशर्स, दे ऑलवेज होप द बेस्ट फॉर यू। और आपके पास उनकी ब्लेसिंग्स है, ऐसे करके अपने पेरेंट्स को याद करना और बहुत रिलैक्स रहना है एग्ज़ाम हॉल में। एग्ज़ाम हॉल में जैसे एग्ज़ाम के हाफ एन आवर या 1 आवर पहले इस साइड उस साइड देखना मत, बस अपने टेबल पे रहना चाहिए। तो थोड़ा सा आप सो भी सकते हैं एग्ज़ाम हॉल में। मैं थोड़ा सा 10 मिनट सो गया था एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम स्टार्ट होने के पहले, तो उसकी वजह से मेरा माइंड थोड़ा फ्रेश था। और मैंने थोड़े से सॉन्ग्स हमिंग भी की थी। वैसे मैं सबको एडवाइस नहीं करूँगा सॉन्ग्स हमिंग, लेकिन मेरी आदत थी अगर मैं सॉन्ग्स हम करूँ तो मैं रिलैक्स रहूँगा। तो मैंने एग्ज़ाम के पहले सॉन्ग्स भी हम किए थे। एंड ऑल दिस हेल्प मी टू स्टे वेरी रिलैक्स इन द एग्ज़ाम एंड गिव माई बेस्ट परफॉर्मेंस। अब मैं अब MBBS कोर्स ज्वाइन करने वाला हूँ इन जिपमर पौंडीचेरी। और अभी मेरा नेक्स्ट एम है कि I would specialize in brain. Mostly I am planning of neurosurgery in future. So every individual is different and you have to see what is best for you. मेन तो यही है कि आपको अपने माइंड को रिलैक्स रखना है और एंड यू हैव टू एंजॉय योर स्टडीज़। ऐसा नहीं लगना है कि मम्मी पापा ने बोला इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। आपको एंजॉय करना है, ऐसे बर्डन नहीं लेना है। और आपको हाँ कि जो मैं कर रहा हूँ मेरे अच्छे के लिए ही होगा, इससे आपको स्टडीज़ को एंजॉय करके करना है। और अगर आप एक चीज़ को एंजॉय करके करते हैं तो आप श्योर उसमें एक्सेल होंगे, कंबाइंड विथ हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। सो आई वुड लाइक टू थैंक DKT फॉर टेकिंग माई इंटरव्यू। थैंक यू।